हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आस्था श्रीवास्तव आप सभी का द इंपीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने यूरोपियों का आगमन चैप्टर देख लिया था। आज हम लोग का चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। जो लोग हमें पहले से जानते हैं वो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग घटना चक्र का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, और जो लोग नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे होंगे, या जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोगों ने कल देखा था कि यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेन और तब आए फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। परंतु जितने भी यूरोपीय यहाँ भारत में व्यापार करने आए थे उनमें सबसे शक्तिशाली जो थे वो ब्रिटिश बनकर उभरे। अब क्यों? क्योंकि वो लोग जहाँ भी बंगाल में जैसे उन लोगों ने विजय प्राप्त किया तो वहां से उन लोगों को काफी धन मिला, जनशक्ति भी मिला, और साथ ही साथ उनकी जो सेना थी वो मतलब अच्छे से प्रशिक्षित थी। ठीक है। और वो जो भी उन लोग धन खर्च करते थे वो अपनी सेना पे अच्छा खासा धन खर्च करते थे, उन लोगों को अच्छे से प्रशिक्षित करते थे, और साथ ही साथ उनके पास आधुनिक हथियार भी थे जो कि यहाँ के राजाओं के जो यहाँ के जो सेना थे वो यहाँ पर उन लोगों को अच्छी खासी जो भी प्रशिक्षण था ये नहीं मिल पाया था, उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, इसलिए जो ब्रिटिश थे वो धीरे धीरे आगे उभर कर आ गए थे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त पूछ रहा है कि कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। जो मुर्शिद कुली खान था ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, और इसी ने अपना जो राजधानी था ढाका से मकसूदाबाद, जिसका नाम बदलकर बाद में मुर्शिदाबाद कर दिया गया, उसने किया था। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा, अब किसके द्वारा नियुक्त किया गया था ये भी ध्यान में रखिएगा, फर्रुखसियर द्वारा। ठीक है। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। जब मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है तो इसका दामाद था सुजाउद्दीन, ये बंगाल का सूबेदार बनता है, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। ये भी याद रखिएगा कि रंगीला किसको कहा जाता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। सेम क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, प्रारंभ कह रहा है कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ होता है। तो ये था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है। और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ही ब्रिटिशों का प्रभुत्व भारत में धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और उनका प्रभुत्व भारत में शुरू हो गया था। ठीक है। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। जो मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ थे ये अंग्रेजों से जाके मिल गए थे, इसीलिए इसका प्लासी का युद्ध हारने का कारण ये हो सकता है क्योंकि वो जाके अंग्रेजों से मिल गए थे। कौन कौन? मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ।
नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथ में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। अब सिराजुद्दौला जो था वो युद्ध के बीच में ही मुर्शिदाबाद लौट जाता है। ठीक है। ये भी उसके हार का कारण था, वो भाग गया था, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी की युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। अब जब प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में उन लोग का अधिक अधिकार हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, प्लासी का ही युद्ध था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का नींव डाला भारत में, तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक अगर पूछे तो वो हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी था जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की थी। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता अगर पूछता है तो ये हो जाएगा प्लासी का युद्ध, लेकिन सर्वाधिक निर्णायक अगर पूछता है तो वो हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन है। ये कहता है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष, किस वर्ष में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1757 को। और प्लासी कहाँ है? तो बंगाल के नदिया जिले में प्लासी स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये हो जाएगा 1757 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, और जिसमें रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव जो है वो जीत गया था और सिराजुद्दौला भाग गया था वहां से मुर्शिदाबाद। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? क्योंकि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जीत गया था, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को ही भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757, डेट भी ध्यान में रखेंगे। डेट भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस डेट को लड़ा गया था। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। किसने? रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? पहली बात तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो किसने कहा था? तो ये विलियम पिट ने कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि वो प्लासी के युद्ध में जीत गया था, इसलिए उसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि प्लासी का युद्ध मैदान जो है वो बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। तो यही पूछ रहा है कि कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। जिला भी याद रखिएगा, नदिया जिले में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि प्लासी वर्तमान नाम पलासी हो गया है। ठीक है, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी भी याद रख लेंगे, किस नदी के
किनारे है, तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है पलासी का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद, जिसका नाम मुर्शिदाबाद कर दिया, वो किसने किया था? ये क्या था? अलीवर्दी खान ने। ठीक है, जिसका इसमें कह रहा है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो ये किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, इसका जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, उसका सही आंसर मीर कासिम हो जाएगा। जिसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जो था वो बक्सर का युद्ध था, जिसके बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ठीक है, तो ये सबसे अधिक जो निर्णायक युद्ध था, ये था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि 22 अक्टूबर 1764 को, अब बक्सर का युद्ध किस डेट को लड़ा गया था ये भी याद रखेंगे। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। अंग्रेजों ने कौन कौन सा अंग्रेज और किसके अगेंस्ट कर रहे थे? तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और इन लोग की संयुक्त सेना जो थी वो हार गई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुंडो। ये ध्यान रखेंगे कि बक्सर का युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज था जिसकी जो हेड था, तो वो था मेजर हेक्टर मुंडो। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। अब प्लासी का युद्ध तो वो जीत चुके थे, लेकिन बक्सर का युद्ध जीतने के बाद उन लोग का ज्यादा वर्चस्व भारत में स्थापित हो गया और भारत कमजोर हो गया था। उस समय भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। जितने भी यूरोपीय आए थे भारत में, पहले तो वो लोग अंग्रेज से हार चुके थे, और यहाँ भारत के भी जितने राजा थे, जितने शासक थे, वो भी अंग्रेजों से धीरे धीरे हारते चले गए। यही कह रहा है, इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अखिल भारतीय शक्ति इसलिए क्योंकि अब अंग्रेजों का टक्कर में कोई भी यहाँ पर नहीं बच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक पूछ रहा है। ठीक है, सर्वाधिक निर्णायक कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका है, इसलिए आप लोग पिछले क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये वही बात है कि पिछला क्वेश्चन में जो दिया था कि सर्वाधिक निर्णायक जो माना जाता है वो था बक्सर का युद्ध। ये सेम क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, बक्सर का युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक पूछ रहा है। तो जो संयुक्त सेना लड़ रही थी उसमें दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय भी शामिल था, जो कि अंग्रेजों द्वारा परास्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था?
अगर पूछता है कि दिल्ली का शासक कौन था तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, परंतु यहाँ पे पूछ रहा है कि बंगाल का नवाब कौन था तो मीर जाफर था, जो जिनकी संयुक्त सेना ब्रिटिशों के द्वारा हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। कह रहा है कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वह कौन था, तो ये शाह आलम द्वितीय ही था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765, जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो इलाहाबाद की संधि होती है, जिसका डेट आप लोग याद रख लेंगे 16 अगस्त 1765 को होता है, के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। जब इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 इसका कार्यकाल था तथा बहादुर शाह द्वितीय जिसका कार्यकाल 1837 से 57 ईस्वी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। कौन कौन? अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। ये जो पिछला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं वही था कि किसने प्रदान की थी, तो मुगल सम्राट ने किया था, बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ये सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था, तो मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट में किसने? शाह आलम द्वितीय द्वारा। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। अब जब शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान किया तो उस समय अंग्रेजी सेना का अधिकारी जो था वो था लॉर्ड क्लाइव। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब किया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 48 और 52 बीपीएससी प्री 2008 में ये पूछ चुका है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो 12 अगस्त 1765 को ये दीवानी प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। और जो सिताब राय हैं वो बिहार के लिए बनाए गए थे। इसको भी ध्यान में रखेंगे। सिताब राय बिहार के लिए बनाए गए थे और मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान को चुना गया था। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपर्युक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए। अब जब नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया तो उसके बदले उन लोगों को, अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, जो कि मुर्शिदाबाद लिखा हुआ है, मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, और बिहार के लिए सिताब राय को, तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। यद्यपि
यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। जो भी दीवानी और निजामत का कार्य था वो भारतीय करते थे, लेकिन उनके कंपनी के अधिकार में कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा ही अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 1765 ईस्वी में दीवान प्रदान किए जाने के बाद 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। अगर आप लोग इसका समरी पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होगा कि जो खासी जनजाति थी उन्हीं से सबसे पहले ब्रिटिश संपर्क में आए थे, तो इसका सही आंसर खासी हो जाएगा, खासी जनजाति। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। कहाँ आए थे? सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी जनजाति जो थी ये आती थी। ठीक है, खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। अब कैसे संपर्क में आए? जब ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे तो वे खासी जनजाति के संपर्क में आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते क्या कहता है। राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, तो ये बिल्कुल सही है। जो राजा टिकैत राय थे ये नवाब आसिफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। सेकंड कहता है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी बिल्कुल सही है। अवध के नवाब के राज्य में जब हिंदू लोगों को उच्च स्थान प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे। ये जो ऑप्शन पहला 1 कह रहा है इसमें ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसिफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। अतः कथन 2 भी सही है, मतलब हिंदू जातियों को उच्च स्थान उस समय प्रदान किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 23 कहता है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। ये क्वेश्चन जो है वो IAS प्री 2005 में पूछ चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये कह रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। सबसे पहले अंबर का युद्ध लड़ा जाता है, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले अंबर का युद्ध होता है, जो कि कब होता है, डेट आप लोग याद रख लेंगे, अगस्त 1749 में। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में होता है। मुजफ्फरजंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबुर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बना। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी दुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया। किसको? दुप्ले को। तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, ये था प्लासी का युद्ध, जून 1757 में हुआ था। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में हुआ था। अंबर के युद्ध के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में प्लासी का युद्ध दिया गया है, इसलिए प्लासी का युद्ध जून 1757 में होता है। इसमें कहता है कि अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य
प्लासी का युद्ध हम लोग देख चुके हैं कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, ठीक है, और इसका डेट था जून 1757। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। अब जब प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गए थे तो पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण हो गया था। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, और उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, इसलिए उसने किसको बंगाल का नवाब बना दिया था? मीर जाफर को। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया, और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी थी। किसको? क्लाइव को। किसने? मीर जाफर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में और है वांडीवास का युद्ध। ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1760 में। प्लासी के युद्ध के बाद जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें कहता है कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अब वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। हारा कौन? तो फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने, इसको भी ध्यान में रखेंगे, काउंट डी लाली ने किया। नेक्स्ट कहता है कि बक्सर का युद्ध, ऑप्शन में बक्सर का युद्ध दिया है, तो वांडीवास के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में होता है, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था, अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में भी अंग्रेज ही विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, इसको ध्यान में रखेंगे। जो संयुक्त सेना थी मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजों का हेड जो था वो हेक्टर मुनरो था, उसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। ये पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख चुके हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड TCS प्री 2016 में पूछा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। ये कहता है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था, तो वो था काउंट डी लाली। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये कौन था? फ्रांसीसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि वांडीवास के युद्ध जो हम लोग पिछले एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं कि 1760 में हुआ था, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध, जो कि पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये पिछले 3 क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं कि किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसियों के खिलाफ, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? सही सुमेलित है कि पूछ रहा है कि कौन सा है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बिल्कुल ही गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि वांडीवास का जो युद्ध था ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। जो चिलियावाला के युद्ध था ये डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ये भी गलत हो जाएगा। और जो खुर्दा का युद्ध था निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत था। और ये जो क्वेश्चन है ये IAS प्री 1995 में पूछ चुका है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, डेट भी याद रख लेंगे। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और ऑप्शन में मीर जाफर दिया है, इसलिए वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। मीर कासिम दिया रहता तो सही हो जाता। ठीक है, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जो बिल्कुल सही है। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए, यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849, ये भी डेट याद रखेंगे।
जो चिलियावाला का युद्ध था ये 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। लॉर्ड गफ ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और ऑप्शन में हमारा क्या कहता है कि चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे थे। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका चिलियावाला का जो युद्ध था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे लिखता है कि मराठों के लिए, इसलिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिख सेना शेर सिंह और अंग्रेजों के नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। चिलियावाला का युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हो गया। इसका कुछ परिणाम नहीं निकला, ये अनिर्णित समाप्त हो गया चिलियावाला का युद्ध। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया। और इसमें दे रहा है कि निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ना होकर निजाम विरुद्ध मराठा होगा। ठीक है, जिसमें निजाम की हार हुई। किसकी हार हुई? निजाम की। अतः स्पष्ट है कि बी युग्म ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, मराठा, मुगल, राजपूत या सिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा। मराठे जो थे वो अंग्रेजों का विरोध करते थे, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में रहे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मतलब मराठे भी जो थे वो बहुत ताकतवर थे, बहुत शक्तिशाली थे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही उन लोगों को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य की खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, मतलब मराठों से अंग्रेज हार गए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। और प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध था वो किसकी संधि से बंद हुआ? सालबाई की संधि से। इसको भी ध्यान में रखेंगे। वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को हरा दिया था। ऐसे ही जानकारी वाले क्वेश्चन पाने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा लोग आपकी तैयारी कर रहे होंगे उन सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।